खबर ठोके में आपका एक बार फिर स्वागत है। सिंध जो कभी भारत का हिस्सा था और बंटवारे के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत बना, एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार कारण है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजनाथ सिंह ने सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। संबोधन में राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सिंध के लोग आज जहां भी रहते हो वो हमारे अपने हैं। रक्षा मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका को जवाब तक नहीं दे पा रही है। ऐसे में सिंध को वापस लाने की बात एक और झूठ है। हम समझते हैं इनकी बातों को बहुत तवज्जो नहीं देना चाहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं, और कुछ इस तरह के लोग हैं जो इन बातों से खुश होते हैं। हमें तो ये देखना है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान के राज्यों की स्थिति क्या है और वहाँ के लोग सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। उन सारी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। लगातार ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, घुसपैठिए की बात करते हैं, घुसपैठिए कितने डिपोर्ट किए उसकी बात नहीं करते हैं। तो हम समझते हैं कि इनका एक जुमला ही साबित होगा। वो तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन लद्दाख का एक हिस्सा गायब हो गया, अरुणाचल का एक हिस्सा चला गया। ये झूठ बोलने के लिए माहिर है। इनसे चाहे जितना झूठ बोलवा लो, इतना ये झूठ बोलते हैं कि जैसे लगता है कि दुनिया जो है इन्हीं के जेब में है। सब झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के बयान पर तंज कसा तो बीजेपी भी मैदान में उतर आई। बीजेपी ने कहा कि सिंध सांस्कृतिक रूप से हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और रहेगा। दुनिया के इतिहास में अगर गूगल निकाल कर देखेंगे तो प्रतिवर्ष कई देश बनते हैं और कई देश की सीमाएं बदलती हैं। तो ये स्वाभाविक विषय, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि सिंध की भूमि है, बलूच की भूमि है या अन्य जो क्षेत्र हैं, प्रांत हैं, वहां तक भारत की सांस्कृतिक विरासत है ना। इसमें किसी को कैसे संशय हो सकता है? हमारे मंदिर वहां पर हैं, हमारे गुरुद्वारे वहां पर हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत वहां तक फैली हुई है। इसमें इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। आज राजनीतिक सीमाएं क्या हो गई एक अलग बात है, सांस्कृतिक सीमाओं की कहेंगे आप बात, तो विस्तीर्ण है भारत। बहुत पुरातन यदि हम देखें तो एकता और अखंडता भारत की अपनी एक मिसाल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत का एक अंग है और इतनी पुरानी सभ्यता है वो हमारी। तो इस नाते से चाहे वो सिंध हो या सिंध के आसपास के क्षेत्र हो, किसी जमाने में वो अखंड भारत थे और वापस एक बार अखंड भारत बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव है और जो आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा वो हो भी सकता है। तो इस नाते से किसी को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। राजनाथ के बयान पर सियासी पारा हाई है, लेकिन दूसरी तरफ रक्षा मंत्री के बयान ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। सिंध पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है, सबसे पहले ये जानिए। सिंध पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। ये सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरब सागर के पास नौसैनिक अड्डा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। दो बड़े बंदरगाह कराची और कासिम पोर्ट सिंध में ही हैं। पाकिस्तान का 90% से ज़्यादा समुद्री व्यापार यहीं से होता है। समुद्र के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य मार्ग भी यही है। इसके अलावा सिंध में कोयला, तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना जैसी फसलों का उत्पादन भी भारी मात्रा में सिंध में ही होता है।
कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? अगर कभी ऐसा हुआ तो इसमें सबसे अहम भूमिका सर क्रीक की होगी। गुजरात और पाकिस्तान के बीच, सिंध के बीच फैला सर क्रीक एक दलदली और निर्जन इलाका हो, लेकिन इसका सामरिक महत्व बेहद अहम है। ये इलाका अरब सागर के बिल्कुल करीब है और यहीं से भारत न सिर्फ समुद्री सीमाओं की निगरानी करता है, बल्कि पाकिस्तान की नौसैनिक गतिविधियों पर भी बारीकी से नज़र रखता है। कुछ दिन पहले भारत ने इसी इलाके में त्रिशूल युद्ध अभ्यास किया था, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल हुई थी। इस अभ्यास ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक पर पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी थी और कहा था कि पाकिस्तान की एक गलत हरकत उसका भूगोल बदल देगी। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। जमीन के अलावा पानी में भी भारत की तैयारी को और धार मिली है। भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस माहे को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नौसेना में आईएनएस माहे की कमीशनिंग आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में की गई। आईएनएस माहे को बेड़े में शामिल करने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। आईएनएस माहे को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। इस युद्धपोत को दुश्मन की पनडुब्बियों का दुश्मन माना जाता है। 78 मीटर लंबा ये जंगी बेड़ा मॉडर्न सोनार सिस्टम से लैस है और दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करके उन्हें बर्बाद करने में महारत हासिल है। ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। 80% स्वदेशी तकनीक से बना है। आईएनएस माहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कैटेगरी का पहला युद्धपोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड में किया गया है। ये जहाज उथले समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उनकी निगरानी और हमले के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है, यानी ज़मीन, आसमान और हवा, हर जगह भारत ने अपनी तैयारियों को रफ्तार दी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के भूगोल को बदलने वाला एक्शन कब होगा? जब से राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि सिंध की सभ्यता और सिंधु नदी हजारों साल से भारत का ये एक अंश रही हैं और शायद भविष्य में भी भारत का हिस्सा बन जाएंगी, तब से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लेकिन शायद इस बात में कुछ सत्यता भी है। अगर हम राजनाथ सिंह जी के पिछले महीने का बयान सुने, जो कि उन्होंने गुजरात में जब वो सर क्रीक के पास रन ऑफ कच्छ में बीएसएफ बटालियन में गए थे, तब उन्होंने दिया था। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि कराची जाने का रास्ता सर क्रीक से होके जाता है। यानी हो सकता है कि भविष्य में दरकार पड़े कि भारत की फ़ौज को सिंध के लोगों को बचाने के लिए उनके सपोर्ट में पाकिस्तान में घुसना पड़े। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार दीपक वोरा साहब हैं, जो कि एम्बेसडर हैं। मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु साहब हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, जो कि विदेशी मामलों के एक बड़े जानकार हैं। सबसे पहले एम्बेसडर वोरा, क्या सिंध को भारत में मिलने का वक्त आ गया है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके प्रोग्राम में होता, आप सीधे सवाल पूछते हैं, तो कोशिश करूंगा सीधा जवाब दूं। और मैं देख रहा हूं कि ब्रिगेडियर साहब भी उधर हैं और श्रीवास्तव साहब भी हैं, बहुत जानकार हैं दोनों। सर, मैं बहुत साल पहले नाइजीरिया में आपका कार्यकर्ता राजदूत था। वहां काफी बड़ी सिंधी कम्युनिटी थी। तो एक बार बात हो रही थी, अभी तक मुझे स्पष्ट रूप से याद है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों का अपना स्टेट क्यों नहीं है, प्रोविंस क्यों नहीं है, राज्य क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि ये हमें वरदान मिला था। सिंध को तो रह गया था पूरी तरह जिहादिस्तान में, तो हमें वरदान ये मिला था कि पूरी दुनिया में फैलो और अपनी जो खुशबू है वहां पर फैलाओ।
और ये फिर सारी दुनिया में गए। जब भारत में आए थे सिंधी, हिंदू सिंधी, ये बड़े बिजी थे अपना बिजनेस दोबारा रीएस्टैब्लिश करने में, सर्वाइवल में। तो उस वक्त इन्होंने मांग नहीं की थी कि हमें एक स्टेट मिलना चाहिए, जैसे कई दूसरी कम्युनिटीज ने की थी। ये उनका मानना था कि हम लोगों को ये भगवान का वरदान है। अब जो आपने प्रश्न उठाया है कि क्या ये लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं, सर मैं आपको सीधा बता देता हूं, चाहे पश्तून हो, मेरे फादर साहब का परिवार गजनी से है, तो 10% तो मैं भी पठान हूं सर, 90% सिख परिवार से संबंध है। दोनों का मिश्रण जब होता है खून का, तो बहुत खतरनाक होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर कि आज जिहादिस्तान में, फॉरगेट अबाउट धर्म, किसी से पूछो, किसी से, और वो जो पिंजड़े वाली मुनरिया है उससे भी पूछ लो, चाहे कि आपको अगर मौका मिले, धर्म को भूल जाओ, एक साइड पे रखो, जीने का, आराम से रहने का, कहां जा रहोगे? जिहादिस्तान में रहोगे या भारत में जाओगे? सर मैं बहुत से उस देश के राजदूतों से बात करता हूं जब विदेश में जाता हूं, यूरोप में, अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में, जो रिटायर हो चुके हैं। अपने देश तो वापस कोई लौटता नहीं है। कहते हैं आप मौका दो, अपने बॉर्डर खोलो, 25 करोड़ वहां के लोग आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि वहां कुछ नहीं रखा है। लाखों की तादाद में लोग हर साल छोड़ के चले जाते हैं। वो चाहते हैं अल्टीमेटली, सर मैं या आप या श्रीवास्तव साहब या ब्रिगेडियर साहब, हम देश छोड़ के दूसरे देश में क्यों जाते हैं? आर्थिक कारणों के लिए। हमें कोई यहां तंग नहीं कर रहा, पर वहां पे हम सोचते हैं कि हमारी आमदनी ज्यादा होगी। अब हमारी पर कैपिटा दुगनी है जिहादिस्तान से, तो वो लोग देखते हैं कि भारत में खुशहाली है, भारत में विकास है, भारत में सब कुछ है, वो आना चाहते हैं। और जो आपके रक्षा मंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि वो लोग हमारे पास सब पीओके वाले वापस आना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले, उन्होंने तो शुरू से कहते हैं कि हम जो पठान है कि हमारा बॉर्डर तो भारत के साथ था, ये चूहा कहां से बीच में आ गया जिसको ब्रिटिश ने घुसेड़ दिया वहां पर? तो था ही नहीं वो 47 से पहले। वो तो कहते हैं हमारा आजादी दिवस है, बकवास करते हैं। उनका जन्म दिवस है 15 अगस्त या 14 अगस्त, जो भी वो कहते हैं, 1947। देयर वाज नो पाकिस्तान बिफोर दैट। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखें, जो मंत्री जी ने कहा है, इसके बहुत गहरे मायने हैं। जब अभी मैं सुन रहा था ग्रुप कैप्टन साहब को, किस तरह, कितने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने बोला था कि कराची तक का रास्ता चाहता है। जिस दिन ये फैसला हुआ कि अब हमें वापस सिंधियों को जस्टिस देनी है सर, तो वहां पर आप देखेंगे किस तरह से वो दौड़ के हमारी तरफ आएंगे। आप देखेंगे पीओके में क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा में तो आप जानते हैं क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में जानते हैं, अब सिंध में भी सिंधिस्तान की डिमांड शुरू हुआ। फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूं सर, जीए सिंध मूवमेंट एक था, और जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी, मैं मिला था उनसे एक बार, बहुत साल हो गए अब तो, खैर वो कमजोर हो गई मूवमेंट। ये 1971 के बाद की बात है, जब मैं विदेश सेवा में प्रवेश किया था, पेरिस में मुलाकात हुई थी। 73 का मॉडल हूं मैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने एक सपना देखा कि जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की स्थापना में मदद की, मेरा सपना यह था एक दिन मेरे पास आके, वो जीएम साइद साहब थे उनका नाम, अगर मैं भूलता नहीं हूं, कि मुझे एक सपना देखा मैंने कि मिसेस गांधी चाबी लेके मेरे पास आती हैं और कहती हैं, ले बेटा तेरे को मैंने सिंधिस्तान दे दिया। ये उनके विचार शुरू से, दे हैव नेवर कंसिडर्ड देमसेल्फ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। भले ही वो भुट्टे वाला फैमिली जो है वो भी सिंध से है, लेकिन अपने प्रांत के लिए कुछ नहीं किया, वो दूसरी चीजों में व्यस्त है। सो फाइनली जो पंजाबी मुसलमान आर्मी है सर, दुनिया का सबसे गंदा क्रीचर है ये पंजाबी मुसलमान। अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। वो बेवकूफ मोहम्मद यूसुफ खान जो बैठा हुआ है बांग्लादेश में, आजकल तो डार्लिंग डार्लिंग इनको करता है। अरे भूल गया है यही लोग हैं जो बंगालियों के ऊपर थूकते थे, ये काले हैं, छोटे कद के हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, ये सब हैं। और इनकी औरतें तो किसी काम की नहीं, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, हम इनकी नस्ल ठीक कर देंगे। ये लोग आज मोहब्बत करते हैं आपके साथ, गधो समझो। इनकी मानसिकता बदली नहीं है। तो सिंधी भी ये बात जानते हैं कि जब तक ये पंजाबी मुसलमान आर्मी है, हमें उभरने नहीं जाए। सो जो मिनिस्टर ने कहा है सर, उसने हर सिंधी के दिल को छू लिया है। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कराची सबसे बड़ा एयरपोर्ट और 90% व्यापार कराची से होता है। अगर कोई ऐसी नौबत आती है जब कराची पाकिस्तान से अलग हो जाता है, तो कितनी हाय तौबा हो जाएगी पाकिस्तान के लिए? ये ऐसा अगर होता है, अगर ऐसा सिनारियो अनफोल्ड हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है, तो वो पाकिस्तान का द एंड होगा। और वो जाहिर है कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है, अब वो लगातार पाकिस्तान के अपने कृत्यों की वजह से, वहाँ के जो हुक्मरानों के कृत्यों की वजह से वो लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है। और जैसा कि एम्बेसडर वोरा सर ने बहुत इंसाइटफुली बताया कि जो सिंध देश की जो मांग चल रही है वहाँ पे, वो बहुत पहले से ये मांग चल रही है। और सिंध देश की जो मांग
उस वजह से भी तेज होती जा रही है, क्योंकि ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, वो सिंधियों पर भी जुल्म सितम करते हैं, सिंधियों को भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं। और इसी तरीके का जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो बलूचों के साथ भी है, पश्तूनों के साथ भी है, और हमारे जो कश्मीरी हैं उनके साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे में मैं दीपक जी पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े होते हुए देखता हूं। और हमारे जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का जो बयान है वो बहुत ही विजनरी जो बयान है, और वो बयान बहुत ही साधारण बयान नहीं मैं मानता हूं कि उन्होंने भारत की जो पूरी सांस्कृतिक और सभ्यता की जो विरासत है और उसकी जो नींव है उसकी तरफ संकेत किया है। भविष्य में इस तरीके का जो अखंड भारत का जो एक कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है, और सिंध देश भी उसका, और सिंध लैंड ऑफ सिंध जिसको कहते हैं, वो उस अखंड भारत का हमेशा से पार्ट रहा है। सिंध के साथ भारत के जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट हैं वो बदस्तूर बने हुए हैं। जरूर जो है पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा जो पाकिस्तान के लोगों को, सिंध के लोगों को जो फॉल्स प्रॉमिसेस किए गए थे, उसकी वजह से जरूर ये राजनीतिक रूप से वर्तमान समय में पाकिस्तान नामक राष्ट्र का पार्ट है, लेकिन ये जो पाकिस्तान नामक राष्ट्र है उसका अस्तित्व ही मैं संकट में देखता हूं। और जैसा कि आपने ये जो प्रश्न किया कि कराची अगर अलग हो गया तो फिर क्या होगा, फिर मैं कहूंगा पाकिस्तान का द एंड हो जाएगा। और ये जो क्षेत्र हैं जो कि भारत से अटूट रूप से जुड़े हुए, अखंड रूप से जुड़े हुए हैं, अखंड भारत की जो संकल्पना है वो साकार होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि वो दिन ऐसी संभावनाओं से इनकार अब नहीं कर सकते। और जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही इंसाइटफुली बताया भी, और ये बयान भी जो उन्होंने दिया है वो विजनरी बयान है। वो आने वाले भविष्य के जो सिनारियोज हैं वो किस तरीके से भारत के पक्ष में आ सकते हैं। और ये मैं कहूँगा सिंध के लोगों के हित में भी यही होगा कि इस तरह के सिनारियोज अगर पूरी तरीके से चरितार्थ हो जाए तो ये जो पाकिस्तान का जो आने वाला भविष्य है, जो उसका एग्जिस्टिंग जो स्टेट क्राफ्ट अभी वर्तमान समय का है, बहुत ही वीक है, वल्नरेबल है। और इसके लिए जाहिर है कि वहाँ के जो रियल रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान की सेना, पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन, अन्य जो एथनिक माइनॉरिटीज, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये सारे जो उनके जो नकारात्मक कृत्य हैं, और सबसे जो ज्यादा जो नकारात्मक ये है कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो सोच रहती है वो पाकिस्तान को ले डूबेगी। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं दीपक जी। पाकिस्तान का आने वाला भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता, वो अंधकारमय है। और जाहिर है कि सिंध के लोग इस बात को लेकर के चिंतित भी रहते हैं कि उनके साथ हर तरीके की प्रताड़ना की जाती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे में वो भारत से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन आज आपने जैसा देखा, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो अखंड भारत की संकल्पना पर भी काम कर रहा है। और ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते कि ये जो पाकिस्तान के जो प्रॉमिस्ड जो लैंड्स रहे हैं वो फिर से भारत के साथ जुड़े, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर शारदेंदु जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि हमने हाल ही में ऑपरेशन त्रिशूल किया, ये त्रिशूल शक्ति जिसमें हमारी जो सेनाएं थी, तीनों सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या संकेत देता है? देखिए, जो ऑपरेशन त्रिशूल और जिस इलाके में किया गया, ये पूरा इसका मकसद था सिंध प्रांत में अगर आपको कोई मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना होगा तो किस तरीके से आप करेंगे। देखिए, सर क्रीक का मामला हमेशा पाकिस्तान उठाता रहता है और उसको डिस्प्यूटेड एरिया में बना रखा है। इसके बरखिलाफ भी हिंदुस्तान को कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ये तभी संभव है जब आप एक तरफ से उसको आउटफ्लैंक करेंगे सिंध में, और जब आप सिंध में कब्जा करते हैं तो सर क्रीक का मामला अपने आप में ही सुलझ जाता है। देखिए, अब समय आ गया अपने नेशनल अंतर को चरितार्थ करने के लिए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये सिंध देखिए अलग रह गया है, इसको भी मिलाने की कार्रवाई अपने आप होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का जो अस्तित्व है, तमाम तरीके से चारों स्टेट एक बने जरूर है, लेकिन वो नेशनल आइडेंटिटी लैक करते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान से वो जुड़ नहीं चाह पा रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे पीओके का इलाका हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, अपने अपने अलग अलग उनकी विचारधाराएं हैं। समहाउ और द अदर वो पाकिस्तान से जुड़े हैं, लेकिन मन से जो कहते हैं ना कि जो राष्ट्रवाद उन चारों स्टेट में
होना चाहिए वो लैक करता है। उसकी वजह है क्योंकि चारों स्टेट का जो डेवलपमेंट हुआ है बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ है। आपको पता है किस तरीके से बलूचिस्तान को नेग्लेक्ट किया, सिंध के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, खैबर पख्तूनख्वा को नेग्लेक्ट कर दिया, और पीओके तो कभी उन्होंने अपना माना नहीं क्योंकि हिंदुस्तान का वो हिस्सा है। तो बेसिकली वहां सामंतवादी व्यवस्था ने पंजाबी मुस्लिम जो है उन्होंने पूरी तरीके से डोमिनेट किया। तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज की वजह से बाल्कनाइजेशन की तरफ चलता चला जा रहा है। और मैं हर फोरम पे बोलता हूं कि पाकिस्तान की सिर्फ एक खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान जैसा नेबर है। अगर कोई और नेबर होता तो कब के इसके 4 टुकड़े हो गए होते। अब वो अपने वेट से, अपनी गलत नीतियों की वजह से बाल्कनाइजेशन पे जा रहा है। और इसी को हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि वो स्वतः ही, चाहे वो पीओके हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस का मान लो, अपने आप ही आ जाएगा। और जो एक्सरसाइज की है, जब हम एक्सरसाइज करते तो वो एक्चुअल पैरामीटर पे होती है। इलाका कोई और हो सकता है, जगह के नाम कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अगर उन जगह के नाम बदल के कराची कर दिया जाए, सिंध के तमाम डेवलप सिटीज का नाम कर दिया जाए, तो उसको ऑपरेशन को लागू करने में बड़ा आसान होता है। तो एक तरीके का हम अपना ऑपरेशन वैलिडेशन करते हैं, किस तरीके के सर क्रीक को हम पूरी तरीके से अपने इलाके में ले लेंगे, कैसे कराची का ब्लॉकेड होगा, कैसे कराची का हम डिस्ट्रक्शन करेंगे थ्रू नेवल पावर, थ्रू आर्मी और थ्रू एयरफोर्स, बाय तीनों के ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन से। तो एक अच्छा रिहर्सल हुआ और जिस तरीके से ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया, यह दिखाता है कि अगर जरूरत पड़ी मिलिट्री ऑपरेशन की, इसको सिंध को अपने में मिलाने में या सिंध को इंडिपेंडेंट करने में, तो भारतीय सेना सक्षम है। इसमें मैं दूर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप टेम्पलेट बदलिए, नाम बदलिए, भारतीय सेना उसको एक्शन में करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मेरा मानना आज की डेट में यह है कि सिंध की जो प्रॉब्लम है वो बहुत पुरानी है। वो कभी इंडिपेंडेंट या पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। आप इंडिपेंडेंस में जाइए, सिंधीज वर सरप्राइज्ड कि कैसे पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। तमाम तरीके को वहां प्रोटेस्ट हुए थे। दे नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ऐसा इतिहास बना दिया गया, इसकी वजह से ये हमसे सेपरेट हो गए। नेशनल एंथम में जो जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, अब उसको आप अपने में मिला सकते हैं या इंडिपेंडेंट स्टेट कर सकते हैं। तो समय आ गया है। पाकिस्तान देखिए किसी भी हालत में अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। वो आज की डेट में रेड लाइन क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर लॉन्च होता है तो उसका बाल्कनाइजेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तमाम आर्मी कमांडर जो हमारी सेना की टुकड़ियों के अभ्यास चल रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न कमांड के हो, चाहे वो सदर्न कमांड के हो, इस चीज को वो इंश्योर करेंगे कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये कंप्लीट इलाके को वो सैचुरेट करें। अगर वहां जरूरत पड़े तो उनको एक इंडिपेंडेंट नेशन या हिंदुस्तान में मिलना चाहते तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, कंपैरिजन होता है दीपक जी हर जगह। उनके नागरिक हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं। वर्ल्ड के किसी फोरम में, किसी शहर में चले जाइए, किसी पाकिस्तान से बात करिए, वो अपना इतना मीक है, इतना वो डरा सहमा है, और वो कंपैरिजन करता तो वो हमेशा ये बोलेगा कि हिंदुस्तान हमारा बड़ा भाई, हम मिलने चाहते थे, पार्टीशन हमारे ऊपर लादा गया है, इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, यहीं पर रुकते हैं। अफसोस मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने